अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, पहले हमारी एक वेबसाइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे बैच 82 के नेम से। ठीक है, आज हमने एक न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है। ठीक है, और न्यू वेबसाइट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक वर्डप्रेस फोल्डर रखना है न्यू, और एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। आपने न्यू वेबसाइट बनाई थी? नहीं बनाई। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट थी जो पहले हमने बनाई थी, और इस पे हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट का भी लेआउट करके देखा हमने कि ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर हम बनाएं तो उसका लेआउट सेट कैसे होगा। और फिर बिजनेस वेबसाइट का लेआउट भी हमने सेट करके देखा। और फिर हमने ये दो पेजेस बनाए थे, पेज को एडिट करके ये हल्का सा डिजाइन भी बना कर देखा हमने। समझ आ गई है? तो ये काम हम कर चुके हैं जी। अब हमें एक और वेबसाइट चाहिए जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन तो ये भी बनाए, लेकिन ये डिज़ाइन बना है वर्डप्रेस के जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है, ब्लॉक एडिटर, उसके थ्रू बना। अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है वेबसाइट का या पेजेस को डिज़ाइन करना है, वो करना है एलिमेंटर के साथ। एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है, एक पेज एडिटर है, जो कि पेज को डिज़ाइन करने या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है ना? और डिज़ाइन बनेगा किस पे? वो थीम पर ही बनेगा। डिजाइन बनता थीम पर ही है, लेकिन किसकी मदद से बनाएंगे, वो हमारे पास पेज बिल्डर होगा, एलिमेंटर। तो उसके लिए हम एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं जी। उसके लिए आप क्या करेंगे जी, आपको एक वर्डप्रेस फोल्डर चाहिए। अच्छा, अब देखें, ये वर्डप्रेस का जिप फॉर्म में फोल्डर है जो कि हमने पहले डाउनलोड किया था। अब अगर आपके पास ये जिप फोल्डर मौजूद है जो कि आपने डाउनलोड किया हुआ था पहले, तो आप इसी को एक्सट्रैक्ट कर लें दोबारा से। ठीक है, राइट क्लिक करें इस पे, और एक्सट्रैक्ट हेयर का या एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर लें इसको। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप न्यू डाउनलोड कर लें, wordpress.org पे जाएं और वहां से वर्डप्रेस को दोबारा डाउनलोड कर लें, और फिर वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। उसको एक्सट्रैक्ट करके और ले जाएंगे। अब मैंने कल ही ये एक्सट्रैक्ट किया था बैच 84 के लिए, और यहाँ से आप देखें ना कि ये मैंने अलग एक फोल्डर बना रखा है। अब इस फोल्डर को यहाँ पे जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ वर्डप्रेस को, तो ये फोल्डर बन जाता है। और यहाँ से जब भी मैं लेके जाता हूँ, आपने देखा होगा पहले भी हमने किया था कि मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जाता हूँ। ठीक है ना? तो कॉपी करने से क्या होता है कि ये वाला फोल्डर अभी तक अनटच है, इस पे हमने कोई काम नहीं किया, ये वैसे ही मौजूद है वर्डप्रेस का। काम किस पे होता है? काम जो हम यहाँ पे रख लेते हैं जी, सी ड्राइव में, जेम सर्वर में, एच टी डॉक्स में, ये जो फोल्डर यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने, इनके ऊपर काम हो गया। काम होने से मुराद, जैसे कि ये बैच 82 का है, इस बैच 82 का फोल्डर जो है ना, ये अब यूज में है। किसके यूज में है? हमारी ये जो अभी वेबसाइट मैंने देखी, ये वाली वेबसाइट, इसके लिए ऊपर देखें बैच 82 ही लिखा हुआ है। तो जो वर्डप्रेस फोल्डर आप लोगों ने कन्फिगर कर लिए डेटाबेस के साथ, और उसके ऊपर आपका काम आपने किया, डिजाइन आपने बनाया, डिजाइन नहीं भी बनाया, आपने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया डेटाबेस के साथ, तो वो वर्डप्रेस फोल्डर आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। वो एक वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, उस फोल्डर को आप छोड़ दें। समझ आ गई ना? आपको न्यू फोल्डर चाहिए। जैसे ये वाले फोल्डर जो हैं बैच 80 का, 81 82 83 84, या बाकी ई लर्निंग वाली जो नाम से फोल्डर पड़े हुए हैं, ये तमाम फोल्डर्स कॉन्फ़िगर हो चुके हैं किसी न किसी डेटाबेस के साथ। और उन पे काम भी आप कह लें कि थोड़ा बहुत हुआ, किसी न किसी पे ज़्यादा हो गया। तो ये फोल्डर अब हम दोबारा से ऐसा नहीं कर सकते कि इसी को कॉपी करके इधर ही रख लें दोबारा और नेम चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा।
हमें चाहिए एक बिल्कुल न्यू फोल्डर, एक फ्रेश फोल्डर जिसके ऊपर काम ना किया गया हो, ठीक है। तो वो जैसे कि अब चाहे तो आपके पास जिप फोल्डर मौजूद है वर्डप्रेस का, उसको आप अनजिप कर लें और अनजिप करके उसका नेम चेंज करके उसको ले जाएं, ठीक है। जिप फोल्डर आपके पास नहीं है तो आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लें दोबारा से। खैर मेरे पास ये अभी मैंने जिप किया था, इसको अनजिप किया था और अनजिप करके जस्ट नेम चेंज किया मैंने इसका, इसको यूज नहीं किया। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा से इसका नेम रख लेता हूँ जी। सेकंड वेब मैंने रख लिया जी, ठीक है। ये इसका मैंने नेम रखा और यहाँ से मैंने ये कॉपी किया। अब बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये फोल्डर कहाँ से आया और आपने यहाँ से उठा के फोल्डर को आप ले गए हैं। ये फोल्डर मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो जिप फॉर्म है मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। बस मैंने इसका नेम चेंज किया और इसको यहाँ पे इससे कॉपी किया मैंने, और इसको सी ड्राइव में रखना है जी, एच टी डॉक्स के अंदर, जैसे आपने पहले रखा था अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए। समझ आ रही है, ये चीज़ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है इस चीज़ पे। अब मुझे पता है बाद में फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे होंगे सर अच्छा हम फोल्डर वो वाला उठा लें वहां से, वहां फोल्डर रखा था हमने वहां से कॉपी कर लें। ये काम ऐसे नहीं करना फिर आप लोगों को। हो गई ना वही बात, सी ड्राइव का समझ क्यों नहीं आया। सी ड्राइव में जैम सर्वर इंस्टॉल है मेरा, जैम सर्वर में मैंने अपना वर्डप्रेस फोल्डर रखना है एच टी डॉक्स में। अब इसमें क्या मुश्किल चीज़ है। आपने जिस जगह भी अपना जैम सर्वर इंस्टॉल किया, चाहे वो सी ड्राइव है, डी ई एफ जी है, जो भी ड्राइव है वो, जिस जगह पे भी आपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो भाई सिंपल मैं अपने सी ड्राइव में आया हूँ, सी ड्राइव में जैम सर्वर का फोल्डर मैंने ओपन किया, उसमें एच टी डॉक्स का फोल्डर है, और यहाँ पे लाके मैंने ये वर्डप्रेस का फोल्डर रख दिया किसी और नेम से। ये देख लें पहले वाले मौजूद है, कोई भी नेम सेम नहीं है, डिफरेंट नेम रखा है मैंने। जैम सर्वर वही रहेगा, जैम सर्वर आपने दोबारा इंस्टॉल नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना आपने। सिर्फ दो काम करने हैं सिंपल, जैम सर्वर वही है, सब कुछ वही है, कोई चीज चेंज नहीं होगी। सिर्फ दो काम है, पहला काम है वर्डप्रेस फोल्डर आपने न्यू रखना है एच टी डॉक्स में। अब वो न्यू फोल्डर वर्डप्रेस का कहाँ से आएगा, वो जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड की थी वो वर्डप्रेस जिप फॉर्म में अगर आपके पास मौजूद है, उसी को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लें और वो फोल्डर बन जाएगा, उसको रीनेम करके आप ले जाएं। और अगर वो नहीं है तो फिर वर्डप्रेस को न्यू डाउनलोड कर लें वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी से। तो दो काम है, पहला काम तो मैंने आपको बता दिया कि वर्डप्रेस फोल्डर आपने रखना है एच टी डॉक्स में। अब दूसरा काम ये है कि आपने एक न्यू डेटाबेस बनाना है, वेबसाइट न्यू बना रहे हैं तो डेटाबेस भी न्यू बनेगा। समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे आ जाएं। डेटाबेस बनाने के लिए हम किस पे जाते थे जी, बताएं मुझे। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर डेटाबेस बनाना हो, डेटाबेस कहाँ पे हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे जी। आमना क्लियर हो गया आपका, किसी ड्राइव में हम क्यों गए हैं, ये नहीं हुआ अभी तक क्लियर। हाँ जी, हमने जाना जी पी एच माई एडमिन पे, पी एच पी माई एडमिन पे जाना है जी, पी एच पी। मेरा एच जो है वो काम नहीं कर रहा सही से। यहाँ पे हम आ गए हैं जी, ठीक है। हमने डेटाबेस बनाना है, सिंपल स्टेप है। यहाँ पे क्लिक करें डेटाबेसिस पे, यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दें, कोई भी नेम। वेबसाइट को नेम हमने दिया सेकंड वेब, वही नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर आप पहले वाले नेम यूज करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट नेम से हमने बनाना है, क्योंकि पहले से नेम से डेटाबेसेस बने होंगे तो वो नेम आप यूज नहीं कर सकते। अब ये दोनों चीजें समझ आ गई, बिल्कुल इजी और सिंपल स्टेप। जेम सर्वर आपका चल रहा है, वो काम कर रहा है, उस पे आपने पहले एक वेबसाइट का सेटअप किया था, वो भी चल रही है, नो इशू। अब आपने एक और वेबसाइट बनानी है, आप क्या करेंगे, उसी जेम सर्वर पे जो पहले वर्किंग कर रहा है वहां पे आपने वर्डप्रेस का एक फोल्डर रखना है, एच टी डॉक्स के अंदर एक न्यू फोल्डर रखना है डिफरेंट नेम से।
और यहाँ पे आके एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, वो भी डिफरेंट नेम से होगा, पहले वाले नेम यूज नहीं करने। अभी दोनों चीजें हो गई हैं, डेटाबेस भी बन गया, वर्डप्रेस फोल्डर भी रखा गया htdocs में। अब इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए वही तरीका जो आप पहले करते रहे हैं, लोकल होस्ट स्लैश आगे आपने वेबसाइट का नेम देना है। वेबसाइट के नेम से मुराद वर्डप्रेस फोल्डर का नेम, जो वर्डप्रेस फोल्डर आपने रखा है htdocs में, ठीक है। और वो हमने किस नेम से रखा है? सेकंड वेब। समझ आ गई है? इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट जो है फर्स्ट टाइम ओपन होने से पहले कॉन्फ़िगरेशन मांगेगी जी। हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है डेटाबेस के साथ, फिर हमारी वेबसाइट चलेगी जी। लें जी, यहाँ से आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है। अब जरा ना ध्यान से देखिएगा, वो स्टेप जहाँ पे सब आप आके मिस्टेक करते हैं और बाद में आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमने गलती किस जगह पे की है। और फिर आप कह रहे होते हैं ग्रुप में कि सर ये वाला एरर जो है ना इसकी समझ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग करते। पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर था, उसमें आपको ये सारा काम करके दिखाया होगा, ठीक है। अगेन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ भी आ जाए। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे वो आपको बता भी रहे हैं, थोड़ा सा ना पढ़ लिया करें, कोशिश करें जो आपको बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको रीड कर लिया करें। उसमें बहुत कुछ बताया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लेट्स गो करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके आप लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा। और वो ये करते हैं कि डेटाबेस नेम यहाँ पे तो आप इंटर कर देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा जी सेकंड वेब, लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड देने में गलती करती है। और ये आप भूल जाते हैं, और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब डेटाबेस का नेम लिखा जा रहा है तो यूजर नेम भी डेटाबेस का ही होगा, ठीक है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ये वैसे इसने उठा लिया था खुद से। ये देखिए इस तरह से आपके पास आएगी चीज, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। और नीचे यूजर नेम किसका मांग रहा है वो यहाँ पे पढ़ भी लें, उसने लिखा हुआ है कि ये डेटाबेस का यूजर नेम मांग रहा है, योर डेटाबेस यूजर नेम। और डेटाबेस का यूजर नेम है रूट, ROOT रूट। इस जगह पे आके जहाँ पे आप डेटाबेस का नेम इंटर कर रहे हैं, जहाँ पे डेटाबेस की डिटेल दे रहे हैं, वहां पे सिर्फ डिटेल में डेटाबेस का नेम आपने लिखना है। यूजर नेम में आपने रूट लिखना है, ROOT रूट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पासवर्ड बिल्कुल खाली रहने देंगे, बाकी चीजें छोड़ देंगे और सबमिट करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए मेरा तो कोई एरर नहीं आया, और आप लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं, एरर आ गया जी। और अगर एक दफा आपने गलत इसको दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड आपने रॉन्ग लगा दिया और फिर आपको एरर आ गया, तो वो डेटाबेस जो है वो फिर एरर ही देता रहेगा। फिर आप उसको छोड़ के न्यू डेटाबेस बना लें और उसको यूज कर लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आके जब इंफॉर्मेशन नीडेड आ रहा है तो यहाँ पे देखें वो क्या मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने वेबसाइट के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। टाइटल आ गया किसका? साइट टाइटल। साइट टाइटल आप कुछ भी रख लेंगी, हमने सेकंड वेबसाइट रख दिया। यूजर नेम, अब यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। समझ आ रही है? जो आप लगाना चाह रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड वो आप अपनी मर्जी का लगा लें। यहाँ पे आप अपना जो है यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे, ये आपकी। ओ shit, चलिए। मैंने यहाँ पे एक जो है वेबसाइट का सेटअप किया था, उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया जी। खैर रिकवर हो जाएगा उसको। अच्छा जी, इसको हमने किया है जी सेव और अपलोड हो गया जी, ठीक है। ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। इसके बाद हमारी यहाँ पे जीमेल आ गई। जीमेल आप जो चाहे मर्जी दे लें, एक ही जीमेल लगा लें सब में, नो इशू, ठीक है।
हाँ जी, पासवर्ड भी बेशक अब मैंने एक ही सेव किया हुआ था, वही दिखा रहा था आपको जो खत्म हो गया था मुझसे। वही सब पे यूज कर रहा हूँ मैं। एक ही पासवर्ड लगा लें, बेशक एक ही यूजर नेम रख लें, एक ही जीमेल रख लें, अपनी ईमेल जो है, टाइटल भी बेशक सेम रख लें, क्योंकि ये आपकी अब वेबसाइट ही डिफरेंट है। ठीक है ना, वेबसाइट ही डिफरेंट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक दफ़ा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। ये स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं इंस्टॉलेशन के, अब फिर हमने दोबारा रिपीट किया इनको, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक जैम्प सर्वर जो है उस पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के सेटअप कर सकते हैं। और मल्टीपल वेबसाइट्स के सेटअप करने का मतलब है कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस आपने करना है वो कंप्लीट वेबसाइट की करना है। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि पहले हमने इस वेबसाइट को ब्लॉग वेबसाइट के रेलेवेंट बना के देखा, फिर हमने इस वेबसाइट को बिजनेस वेबसाइट के लेआउट पे सेट करके हमने देखा है इसको। तो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, आपको दिखाने के लिए कि हमने किस तरह से काम करना है, चीजें हम किस तरह से बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आपको समझ आ गई कि एक जैम सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट सेटअप की जा सकती हैं, तो फिर आप हर वेबसाइट के लिए अलग उसको सेटअप करें। ब्लॉग वेबसाइट की प्रैक्टिस करनी है तो एक सेटअप करें के लिए ब्लॉग वेबसाइट का, और उसका उसका जो कंप्लीट डिजाइन होगा, हेडर का, फुटर का, साइड बार का कंप्लीट डिजाइन, वो ब्लॉग रेलिवेंट ही हो। ठीक है। एक और न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लें जिसपे आप कोई बिजनेस वेबसाइट डिजाइन करके देख लें। और बिजनेस वेबसाइट्स में भी बहुत से बिजनेस हैं, कोई एक बिजनेस सेलेक्ट कर लें। और जैसे कि ट्रैवल एजेंसी का ले लें, या आप कोई ले लें किसी मेडिकल उसका, फार्मेसी का ले लें, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट का ले लें। कोई भी बिजनेस वेबसाइट हो गई है, वो एक बिजनेस वेबसाइट का सेटअप करें और उसको कंप्लीट डिजाइन उसी के रेलिवेंट करें, उसका हेडर, फुटर, कंटेंट, उसका जो भी आप उसमें डाल रहे हैं, साइड बार उसका आपने बनाया, अगर नहीं बनाया तो बाकी जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब चीज उसी के रेलिवेंट हो, उससे कोई हट के वहां पे कंटेंट ना हो। समझ आ रही है? ऐसे ही उसके बाद फिर एक और वेबसाइट का सेटअप बना लीजिएगा जो कि ई कॉमर्स स्टोर होगा। ठीक है, उसको फिर कंप्लीट डिजाइन जो है वो स्टोर एलिमेंट कीजिएगा। उस पे जो बैनर लगने हैं, उस पे आप जो अपना स्टाइल बना रहे हैं, डिजाइन वगैरह, ये वो सब कुछ प्रोडक्ट्स लगा के उस पे कंप्लीट एक स्टोर बना रहे हैं अपना। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि आपके पास 3 4 या 5 तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके पास, जो कि आपने कंप्लीट बनाई होंगी, और उनके ऊपर हर चीज परफेक्ट वे में होगी, कंटेंट भी, हर चीज, डाटा भी, सब कुछ। तो आप उन वेबसाइट्स को फिर एज ए पोर्टफोलियो किसी को भी दिखा सकते हो कि देखें जी, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये वेबसाइट्स मैंने बनाई। समझ आ रही है? तो वो आप किसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई लाइव काम नहीं किया। अभी हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है। तो सम टाइम ये होता है, कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है तो वो आपको कह दीजिएगा जी अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, कि आपका डिजाइन कैसा है, आप किस तरह की चीजें बनाते हैं। तो आप उनको वो दिखा सकते हैं। आप उसका कंप्लीट एक पीडीएफ लें, पीडीएफ उसका स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट पेज का स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है। और वो उसके साथ शेयर कर दें पीडीएफ में कि ये देख लीजिए मेरे डिजाइन है, ये मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। अब उसके ऊपर जब कंटेंट भी रियल होगा, हर चीज उसकी रियल होगी, रियल से मुराद आपने हर चीज, जैसे कि यहाँ पे देखे ना कि ये हमने कुछ और कंटेंट उठाया हुआ था, यहाँ पे कंटेंट कुछ और है, या ये कंटेंट मैंने यहाँ पे बार बार रिपीट किया हुआ है, जैसे कि ये देखें यहाँ तक आ गया और फिर दोबारा मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो ये चीज नहीं, एक एक परफेक्ट वे में हर चीज आपने फिट की हो, तो फिर जो कोई देखेगा ना कहेगा वाकई यार इसने वेबसाइट बनाई है। ठीक है। तो वो फिर आपको क्लाइंट डील करना आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी सेकंड पर्सन को आपको समझाना इजी हो जाएगा जी। क्लियर है? ये चीजें समझ आ गई हैं? डोमेन होस्टिंग डिस्कस नहीं कर रहा मैं, डोमेन होस्टिंग को छोड़ दें, जब हम करेंगे तो बताऊंगा मैं। अब तक जो मैंने कहा ना वो उस पर अमल करें, उसका बताएं मुझे, वो चीजें क्लियर है आपको नहीं? चलें जी, ठीक हो गया जी, शुक्र है। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट का सेटअप हो गया जी, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं। अब देखिए, एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन की हुई है मैंने, बैच 82 के नेम से। और साथ ही जो मैंने अभी एक न्यू वेबसाइट सेटअप की है, किस नेम से की है जी? सेकंड वेब के नेम से, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट वेबसाइट है।
और ये डिफरेंट वेबसाइट है, तो एक टाइम में हम दोनों को ही ओपन कर सकते हैं और दोनों को ही एडिट कर सकते हैं। अलग अलग हो गई ना, वो अलग ये अलग, तो फिर जो मर्जी करें, नो इशू। ये देखें जी, ये हमने एक वेबसाइट बनाई। अभी देखें, आपको याद होगा जब हमने ये वाली वेबसाइट बनाई थी और जब हमने उसको ओपन किया था फर्स्ट टाइम, तो उसका लेआउट डिफरेंट था और इसका लेआउट डिफरेंट आ रहा है। समझ आ रही ना क्यों डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि जब हमने ये वाली वेबसाइट बनाई थी, फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया, तब वर्डप्रेस की तरफ से जो उसके ऊपर थीम एक्टिव था, वो थीम था 2023 थीम था, ठीक है। और अब जो वर्डप्रेस की तरफ से थीम है वो है 2024, ठीक है। यानी कि वर्डप्रेस ने 2024 थीम जो है वो भी उन्होंने लाइव कर दिया, दे दिया है जी। तो अब से नेक्स्ट, अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की होगी लेटेस्ट वर्जन, जैसे कि अभी लेटेस्ट चल रहा है जी 6.4.1, अगर आपने ये डाउनलोड किया 6.4.1 जो है, तो फिर उसके अंदर जो थीम मिलेगी आपको, वो ये वाली थीम मिलेगी 2024 वाली। और अगर आपके पास वर्डप्रेस जो है वो ओल्ड वर्जन है, जैसे कि मेरे पास इससे पहले 6.2 था या 6.1 था आई थिंक, या 6.3 मौजूद था मेरे पास, तो उसको उसके ऊपर जाहिर सी बात है 2023 जो है वो एक्टिव है बाय डिफॉल्ट, उस पर वो नजर आएगी आपको। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो अभी अगर आप वर्डप्रेस न्यू डाउनलोड करके यूज करेंगे, तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो थीम एक्टिव है वो 2024 है। अब हमने इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के लिए WP-admin, ये हमारे पास डैशबोर्ड पे जाने के लिए। और यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, 6.3 यूज कर लें, 2 यूज कर लें, 6.4 यूज कर लें। देखें, जब हम कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं ना, सेटअप उसका हो जाता है, सेटअप चाहे न्यू कर लें चाहे ओल्ड कर लें, हो जाता है। अगर आपने न्यू डाउनलोड किया होगा, जैसे अभी वर्डप्रेस लेटेस्ट डाउनलोड मैंने की हुई है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जी वर्डप्रेस हमारी जो है वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। और अगर ये ओल्ड होता, तो सिर्फ क्या था, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी वर्डप्रेस की अपडेट आई हुई है, आप अपना वर्जन अपडेट कर लें। सिंपल। हम उसको अपडेट कर लेते, अपडेट करते तो 6.4.1 पे आ जाता वो, अगर 6.3 था या 6.2 था। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो समझ ना आए। सिंपल सा काम है, अगर ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे अपडेट कर लें, ठीक है। ले जी, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अब देखिए, हमने एक न्यू वेबसाइट का सेटअप किया है और अब इस पे हमने काम करना है। काम कैसे करना है जी? अब आप इसको ये समझ के चलें कि ये अब आप कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, कंप्लीट वेबसाइट आप बनाएंगे और उसको एक कोई भी सोच लें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी चीज की बनाएं। अब आपकी असाइनमेंट आगे ये है कि आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो आप अपने हिसाब से सोच लें कि आपने क्या बनाना है। आपने किसी इदारे की वेबसाइट बनानी है, किसी इंस्टीट्यूट की बनानी है, ट्रैवल एजेंसी की बनानी है आपने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बनानी है आपने, या किसी रेस्टोरेंट की बनानी है। रेस्टोरेंट की अगर प्रोडक्ट्स लगाएंगे रेस्टोरेंट पे, तो वो ई कॉमर्स स्टोर बन जाएगा। और अगर रेस्टोरेंट पे प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे, सिंपल एक एक पोर्टफोलियो होगी, तो फिर वो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट कहलाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास और बहुत से बिजनेसेस हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ठीक है। तो जो आपको है, और यहाँ की वेबसाइट चल, और एक ऐसा नहीं कि बिजनेस ऐसा नहीं हो कि है उसमें आप कहें जी इसमें को दो चार मैं कार बिजनेस है, ऑटो का वो दिखा दूँ, रियल एस्टेट की भी दिखा दूँ, हमारी रियल एस्टेट चलती है, मैं ये भी दिखा दूँ कि जी बड़े भाई का क्लिनिक है वो भी इसी में आ जाए। ऐसा नहीं होता, एक बिजनेस की एक ही वेबसाइट होती है, ठीक है ना। कुछ बिजनेस की वेबसाइट बनानी है आप उसी हिसाब से, रियल स्टेट की, तो रियल स्टेट के लिए मैंने 2 3 4 ये पेजेस बनाने हैं, और उन पेजेस पे ये कंटेंट मैंने डिजाइन करना है। उसके लिए आप कोई भी रेफरेंस वेबसाइट देख सकते हैं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट भरा हुआ है, कोई भी वेबसाइट जाकर सर्च कर लें। सिंपल इंटरनेट पे जाके आप यहाँ पे रियल स्टेट लिख देंगे ना, तो आपके सामने सैकड़ों यहाँ पे
वेबसाइट्स आ जाएंगी रियल एस्टेट के रेलिवेंट। ठीक है, ये मैंने रियल एस्टेट लिखा। और ये देखें जी, ये सारी वेबसाइट्स रियल एस्टेट की हैं। कोई भी आप ओपन कर लें जी, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि रियल एस्टेट पे काम कर रही हैं, तो देखें क्या कैसे काम। वो वेबसाइट ओपन करेंगे आप, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? बताइएगा, आवाज मेरी ठीक आ रही है? अभी तो मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है? जी बताइएगा। आवाज ब्रेक हो रही है। क्लियर? मेरी आवाज क्लियर है? अभी भी हो रही है? अच्छा वेट अ मिनट, मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ अपना, वेट अ मिनट जी। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ अपना। जी अब बताइएगा जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब मेरी आवाज ठीक आ रही है और स्क्रीन भी मेरी विजिबल है आप लोगों को? ठीक हो गया जी, ओके जी। अच्छा जी, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी से आप कोई वेबसाइट सोच लें आपने क्या बनानी है, उसी के रेलेवेंट फिर आप चीज़ों को डिज़ाइन करें, ठीक है। तो हम अब क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं जी एक बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट स्टार्ट नहीं करूंगा कि बस उसी को लेके चलूं और बाकी आपकी लर्निंग ना हो। यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। कस्टम डिज़ाइन आपने बनाना है एलिमेंटर के साथ, बाकी डिज़ाइन क्या बनाना है वो आप लोग खुद सोचिएगा जी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? थीम चाहिए। हमने डैशबोर्ड न्यू बनाया है, अभी वेबसाइट हमारा सेटअप न्यू हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा है जी थीम इंस्टॉल करना। थीम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? देखिए अभी आपके पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन के और दूसरे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक एक प्रॉपर थीम चाहिए, क्योंकि जो वर्डप्रेस के थीम है ना, 2022 था, फिर 2023 आ गया, और 2024 आ गया, नेक्स्ट ईयर 2025 आ जाएगा, हर साल एक थीम वर्डप्रेस का आ रहा होता है। तो ये थीम जो है ये जस्ट एक सिंपल से थीम है जो कि आपकी वेबसाइट को सिर्फ ये दिखा देते हैं कि जी वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो गया है। बाकी इनको कस्टमाइज हम इस तरह से नहीं कर सकते पेज बिल्डर या एडिटर के साथ, जैसे हम बाकी थीम को कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी कस्टमाइजेशन आप कोडिंग के थ्रू तो कर सकते हैं, ठीक है, वैसे नहीं कर सकते। तो हमें एक एक कस्टम थीम चाहिए जिसपे हम अपना कस्टम डिजाइन बना सके जी। ऐड न्यू थीम पे जाएं और यहाँ पे आप देखें हमने कौन सा थीम लेना है। तो पहली चीज तो ये कि हमने पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, नहीं बताया तो दोबारा सुन लें और समझ लें इस बात को, ध्यान से सुन के ना समझ लीजिएगा ये बात कि थीम की सिलेक्शन कैसे की जाती है, ठीक है। थीम की सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो पहली चीज अब यहाँ पे ये होगी कि आप ये देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपने कस्टम डिजाइन बनाना है या आप बना बनाया डिजाइन लेना चाह रहे हैं। बना बनाया डिजाइन जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट, क्या कहते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट भी कहते हैं बने बनाए डिजाइन्स को। बने बनाए डिजाइन्स को स्टार्टर साइट्स भी कहते हैं, स्टार्टर साइट्स, ठीक है। प्री बिल्ट डिजाइन्स भी कह देते हैं, डेमो भी कह देते हैं उनको, ठीक है। तो ये कुछ नेम है जो कि डिफरेंट थीम अपने हिसाब से उसको बता रहा होता है। कुछ थीम कहते हैं कि जी ये हमारे डेमो हैं, कुछ थीम कहता है कि जी ये हमारे टेम्पलेट्स हैं, कुछ थीम कहता है जी ये हमारे स्टार्टर साइट्स हैं, ठीक है ना। तो हर थीम अपने हिसाब से। तो सिंपल वे में बात करें, अगर आपने एक बना बनाया डिजाइन लिया, बना बनाया डिजाइन क्या होता है कि यहाँ पे अब मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ किस चीज की? रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट की वेबसाइट जो है वो कंप्लीट बनाऊंगा, 3 4 5 पेजेस बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर डिजाइन करना है। तो मेरा कुछ टाइम भी लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, उस पर टाइम भी लगेगा। और फिर मेरा डिजाइन भी परफेक्ट होना चाहिए ताकि
क्लाइंट को पसंद भी आ जाए। अगर अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है या इतना डिज़ाइन अच्छा मुझसे नहीं बन पा रहा, या मुझे ये आइडिया नहीं मिल रहा कि मैं क्या डिज़ाइन करूं, तो फिर बना बनाया डिज़ाइन मैं उठा सकता हूं। बना बनाया डिज़ाइन में क्या होगा कि आपको टेम्पलेट या डिज़ाइन मिल जाते हैं, आप उसको सिंगल क्लिक पे इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो डिज़ाइन इंस्टॉल हो गए, फिर आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये टेक्स्ट डमी लगा हुआ है, इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं, ये इमेज जो है चेंज होनी चाहिए, इमेज को चेंज करते हैं, हेडर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेन्यू में एक्स्ट्रा पेजेस आ गए हैं उनको निकालना है, न्यू पेज ऐड करना है, जो कुछ भी आपने करना है हर चीज़ उसकी एडिट हो जाती है। वो आप एडिट करके और फिर अपनी वेबसाइट कंप्लीट करके क्लाइंट को दे देती हैं। तो ये तरीका तो है जब आपने बना बनाया डिज़ाइन यानी कि टेम्पलेट से काम करना हो। समझ आ रही है? तो अगर आप टेम्पलेट्स के साथ काम करना चाह रही हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि आपका जो मतलूबा टेम्पलेट है वो आपको किस थीम में मिल रहा है। यानी कि ये जो टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, बने बनाए डिजाइन, ये हर थीम में होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। कोई थीम आपको 10 टेम्पलेट दे रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स के, कोई थीम आपको 50 टेम्पलेट्स दे रहा है, कोई आप थीम आपको 100 टेम्पलेट्स दे रहा है। तो आपको देखना होता है कि मैं जिस चीज की वेबसाइट बना रहा हूँ उस चीज का टेम्पलेट मुझे किस थीम में मिलेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि टेम्पलेट नहीं बनाने हमने, हमने क्या करना है, कस्टम डिजाइन बनाना है। कस्टम डिजाइन से मुराद, जैसे ये पेज मैंने एडिट किया था हमारी पिछली वेबसाइट का, और इस पे इमेज कहाँ पे लगे, हेडिंग आए, फिर टेक्स्ट आए, फिर बटन आए, बटन की स्टाइलिंग क्या करनी है, ऊपर बैनर लगाना है, क्या करना है, ये सारा कस्टम डिजाइन है। और ये कस्टम डिजाइन आपको क्लाइंट भी दे सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था यूआई वाला, कि क्लाइंट आपको डिजाइन बना के दे देता है कि जी ये डिजाइन बना बनाया है, इस डिजाइन को देख के मेरी वेबसाइट बना दें, जिसको हम कहते हैं यूआई डिजाइन। ठीक है, यूजर इंटरफेस। या फिर कस्टम डिजाइन आप खुद भी बना सकते हैं। आप टेम्पलेट यूज नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं खुद अपना डिजाइन आप बनाऊंगा, तो आप अपना कस्टम डिजाइन बना लें। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें आपको समझ आ गई, डिजाइन हम बना बनाया भी यूज कर सकते हैं और अपना कस्टम डिजाइन भी हम तैयार कर सकते हैं। अब आपके पास दो चीजें हैं कि अब आपने थीम सिलेक्ट कैसे करना है। अब थीम की सिलेक्शन आप समझ लें। अगर तो आप टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट में फिर आप देखेंगे कि वो टेम्पलेट आपको किस थीम में मिल रहा है, आप वो थीम यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया? अगर आपने कस्टम डिजाइन बनाना है तो कस्टम डिजाइन किसके साथ बनेगा? पेज बिल्डर्स के साथ। जैसे कि हम एलिमेंटर यूज करने जा रहे हैं, एलिमेंटर के अलावा आपके पास डीवी है, डब्ल्यूपी बेकरी है आपके पास, और गटनबर्ग है आपके पास। ठीक है। और बहुत से हैं पेज बिल्डर्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने पेज बिल्डर के साथ कस्टम डिजाइन बनाना है तो फिर आप देखेंगे कि जो पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हैं उसके साथ कौन सा थीम जो है वो सही काम करेगा या परफेक्ट रहेगा। अब ये कहाँ से पता लगेगा कि किस थीम के साथ कौन सा पेज बिल्डर सही काम करता है? ठीक है। अब ये देखें जी, जैसे ये हमारे पास थीम डायरेक्टरी आ गई। अभी हमने कौन सा थीम यूज किया हुआ है इस वेबसाइट पे, बताएं मुझे। इस वेबसाइट पे अभी हमने कौन सा थीम यूज किया हुआ है इस पे? ये है जो हमारी पहले वाली वेबसाइट है, इस पे हमने कौन सा थीम यूज किया हुआ है? जल्दी से बताएं, टाइम बहुत कम है, टाइम हमारा पहले आप हो गया जी। ओशन डब्ल्यूपी। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे थीम डायरेक्टरी में ओशन डब्ल्यूपी की डिटेल्स जाके चेक करता हूँ, तो ओशन डब्ल्यूपी की डिटेल्स में वो बता रहा है कि जी ये थीम जो है ओशन डब्ल्यूपी, ये किसके साथ काम करता है मोस्टली। वो कह रहा है जी एलिमेंटर के साथ अच्छा काम करता है, बीवियर के साथ करता है, ब्रीजी के साथ, विजुअल कंपोजर के साथ, डीवी और साइट ओरिजिन, इनके साथ ये काम अच्छा करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस थीम के ऊपर मैं एलिमेंटर को यूज कर सकता हूँ, एलिमेंटर के साथ इस पे मैं काम कर सकता हूँ। समझ आ गई आपको? ऐसे ही अब आप थीम डायरेक्टरी में घूम रहे हैं, सॉरी, ये अब आपके पास थीम डायरेक्टरी है, यहाँ पे कोई हजारों के थीम मौजूद हैं। अब आपको कोई भी थीम पसंद आ गया और आप कहते हैं कि यार ये थीम जो है ना इस पे काम करना है मैंने,
तो पहले चेक करें कि वो थीम उस पेज बिल्डर के साथ काम करता है या नहीं करता, जो पेज बिल्डर आप यूज करना चाह रहे हैं। आप पेज बिल्डर चाह रहे हैं एलिमेंटर, कि मैंने एलिमेंटर से वेबसाइट का कस्टम डिजाइन बनाना है, तो फिर आके देखें कि वो थीम जो है वो एलिमेंटर के साथ काम करता भी है या नहीं करता। ठीक है, उसको रीड करके आप देख लीजिए। समझ आ रही है? रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ नहीं करता जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? चीजें समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? सिंपल और इजी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखें, दो ही चीजें ना, या तो आपने कस्टम डिजाइन बनाना है या आपने बना बनाया टेम्पलेट यूज करना है। कस्टम डिजाइन बनाना है तो फिर तो आपको कोई एक पेज बिल्डर सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया एलिमेंटर, तो फिर आप देखेंगे कि एलिमेंटर के साथ कौन सा थीम काम करेगा, आप वो थीम ले लें। अगर मैं अपने तौर पे बताऊं एलिमेंटर के साथ कौन सा थीम बेहतर रहेगा, तो उसमें एक तो हेलो एलिमेंटर है, परफेक्ट थीम है एलिमेंटर के साथ काम करने के लिए। एस्ट्रा थीम है, ये भी बेस्ट है। उसके बाद ये कैडेंस आ गई जी। ये तीन थीम मोस्टली मैं यूज करता हूँ एलिमेंटर के साथ जब मैंने काम करना हो। क्यों? क्योंकि इन थीम के ऊपर ब्लैंक थीम है, बिल्कुल साफ थीम है, और इनके ऊपर मैं कस्टम डिजाइन अपना इजिली बना लेता हूँ जैसा बनाना चाहूँ। ठीक है, और अगर मैंने कस्टम डिजाइन नहीं बनाना, थीम एलिमेंटर मैंने मतलब हट के कस्टम डिजाइन से हट के मैंने टेम्पलेट उठाना है, तो फिर मैं जाके सर्च करूंगा कि मुझे किस थीम में टेम्पलेट मिल रही हैं। जैसे अगर मैं एस्ट्रा की बात करूं तो एस्ट्रा के बहुत से टेम्पलेट्स हैं। आप सिंपल आए और यहाँ पे आके एस्ट्रा को सर्च कर लीजिए आप। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये देखिए जी, एस्ट्रा आ गया, और एस्ट्रा के ये लिखा हुआ जी स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, तो एस्ट्रा के स्टार्टर टेम्पलेट्स हम देख लेते हैं। इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 250 प्लस आई थिंक हैं, या 260 प्लस हैं। 240 प्लस ऊपर लिखा हुआ है, 240 प्लस इसके डिजाइन हैं या टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज है ना। थीम तो आपको फ्री में मिल गया, एक्स्ट्रा चीज है ये। तो इसमें से अगर अच्छा डिजाइन होगा तो वो हो सकता है आपको पेड हो जाए। वो कहेंगे जी इसके लिए पे करें, वरना फ्री डिजाइन भी बहुत हैं। ठीक है, अब मैंने वेबसाइट बनानी थी रियल एस्टेट की। किसकी बनानी थी? रियल एस्टेट की। तो मैं इसके एक्स्ट्रा में आ गया और पहले देखूंगा कि एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स हैं उनमें रियल एस्टेट की वेबसाइट का डिजाइन बना बनाया टेम्पलेट है भी या नहीं है। अगर है तो एक्स्ट्रा मैं यूज कर लूंगा, अगर नहीं है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत किस लिए भाई? फिर मैं कोई और थीम देखूंगा जहां पे मुझे टेम्पलेट मिल जाए, क्योंकि मैं टेम्पलेट के साथ काम करना चाह रहा हूँ, कस्टम डिजाइन नहीं बनाना चाह रहा। अब देखें, ब्लैक फ्राइडे की आ गई है, हेलोवीन की आ गई है, ये स्टोर आ गया जी। ठीक है, और ये नेचर के रेलिवेंट आ गई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आ गया, वेब डेवलपर का पोर्टफोलियो आ गया, फोटोग्राफी के लिए आ गया जी। ठीक है, पॉलिटिशियंस की आ गई है, ये भी रेस्टोरेंट की आ गई, ऑर्गेनिक स्टोर आ गया जी। ठीक है, अब डिफरेंट ये हैं जी। ठीक है ना, अब आप देखते जाएं या ऊपर से आप सर्च कर लें यहाँ से कोई भी नेम लिख के। जहाँ पे जैसे अभी सर्च का ऑप्शन था, किधर गया ये रहा जी। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी, रियल इस्टेट। हाँ जी, शाहजी आलम उर्दू ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट भी बन जाती है। उर्दू ब्लॉग पोस्ट जो है ना, या ब्लॉग वेबसाइट जो है, उसके थीम फ्री नहीं है। कोई दो चार लोगों ने काम किया पाकिस्तान में, उनको मतलब उर्दू ब्लॉग टेम्पलेट वगैरह या थीम बनाने के लिए। वैसे तो कोई भी थीम लेना आप, उस थीम पे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं RTL। ठीक है ना, सॉरी RTL नहीं, LTR। उर्दू जो है वो RTL है, उर्दू RTL है, सॉरी। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, इंग्लिश जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है LTR, और उर्दू जो है वो RTL है। तो RTL का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोस्टली थीम जो है वो RTL हैं, जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज चेंज करके भी वो डिज़ाइन सम टाइम उस तरह से नहीं बन पा रहा होता जैसे हम बनाना चाहें, तो उसके लिए हमें कस्टम काम करना पड़ता है।
तो उसके लिए कुछ थीम भी अलग से उर्दू के बने हुए हैं, जिनमें तो एक मियाँ शहजाद हैं, उनका बहुत अच्छा, मतलब यूट्यूब पे भी हैं, उनके बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं। एक उन्होंने थीम बनाया हुआ है, लेकिन वो पेड है। ठीक है, एक आध और भी है, वो भी पेड है, दो तीन है, मोस्टली पेड है। पेड थीम अगर लेना चाहिए तो वो ले लें, वरना फिर अपना कस्टम काम कर लें। कस्टम काम में आपको खुद से डिजाइन करना पड़ जाता है सब चीजें। अब देखिए ये रियल स्टेट की आ गई है, ये आ गई जी। ये पेड है जिस पे ये आपको निशान नजर आ रहा है, ये भी रियल स्टेट की है, ये भी रियल स्टेट की है। नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई, ये कंस्ट्रक्शन की आ गई। तो ये डिफरेंस आ गई है जी, समझ आ रही है। अब इसका मतलब एक्स्ट्रा थीम में मुझे रियल स्टेट का टेम्पलेट मिल रहा है, मैं इसको लाइव प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। लाइव प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा जी टेम्पलेट इस तरह का है, अगर आपने यूज करना है तो कर लें। ठीक है, तो अगर मुझे टेम्पलेट मिल गया और ये टेम्पलेट मेरे लिए ठीक है, तो फिर मैं इस थीम को इंस्टॉल कर लूंगा। समझ आ रही ना, आप देखें ना, ये टेम्पलेट है और बिल्कुल फिट टेम्पलेट है। अब ये कंप्लीट डिजाइन सेम एज इट ऐसे ही आएगा जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। समझ आ रही है। तो भाई अगर ये डिजाइन मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो फिर इसी टेम्पलेट की थीम कौन सी थी, ये एक्स्ट्रा थीम है, तो हम एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। समझ आ गई है। और अगर मैंने कस्टम डिजाइन बनाना है, टेम्पलेट यूज नहीं करना, तो फिर मैं देखूंगा कि पेज बिल्डर मेरा कौन सा है। अगर मेरा पेज बिल्डर डीवी है तो उस हिसाब से उसकी डीवी थीम लूंगा। मेरा पेज बिल्डर डब्ल्यूपी बेकरी है तो डब्ल्यूपी बेकरी के साथ कौन सी थीम परफेक्ट काम कर रही है, मैं वो लूंगा। ठीक है, इस तरह से। अभी हमने काम करना है एलिमेंटर के साथ, और हमने बनाना है कस्टम डिजाइन। समझ आ रही है, टेम्पलेट अभी हम यूज नहीं कर रहे, हम बना रहे हैं कस्टम डिजाइन। तो कस्टम डिजाइन बनाने के लिए मैंने कौन सा पेज बिल्डर सेलेक्ट किया, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर के लिए अभी मैंने आपको बताए थे तीन थीम, हेलो एलिमेंटर, एस्ट्रा और कैडेंस, कि ये अच्छा काम करते हैं। अब इनमें से कोई भी यूज कर लें। ओशन डब्ल्यूपी पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, हम थीम कोई और यूज करते हैं जी। हम एस्ट्रा थीम ही इंस्टॉल कर लेते हैं जी। तो पहला स्टेप है, डैशबोर्ड बन गया। सबसे पहले थीम की सिलेक्शन है, वो आपको मैंने समझा दिया। आप थीम सेलेक्ट करें और थीम को इंस्टॉल कर लें। आपका थीम जैसे ही इंस्टॉल होगा तो फिर आप पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अभी आपने थीम इंस्टॉल किया तो आपके पास वो जो थीम के ऑप्शंस होते हैं वो आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पेज को डिजाइन करने के लिए, पेज को एडिट करने के लिए हम जो है वो बाय डिफॉल्ट तरीका यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये वाला जो ब्लॉग एडिटर के साथ काम होता है ये नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे जी। तो जैसे ही थीम इंस्टॉल होता है उसके बाद हम एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेते हैं जी। एलिमेंटर इंस्टॉल होगा तो उसके बाद फिर हम पेजेस को डिजाइन करना सीखेंगे एलिमेंटर के साथ, कि वो डिजाइन कैसे होते हैं जी। ये चीजें जो ना, देखें प्रैक्टिकल जो काम होता है ना, कि यहाँ से एक इमेज उठाया, इधर लगा दिया, वहां से उसका कलर सेट करके दिखा दिया, उसकी विड्थ सेट करके दिखा दी, ये काम आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये काम अगर आपको यूट्यूब पे नहीं भी मिल रहे हैं, जब आप खुद करने बैठेंगे तो ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस ही है ना, ये तो आपको सामने नजर आ जाएंगे आपको डैशबोर्ड पे भी, कि अच्छा ये ऑप्शन है कलर चेंज करने का, ये ऑप्शन है हाइट विड्थ सेट करने का। ये काम तो आप खुद भी कर लेंगे। असल चीज ये होती है कि जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प आउट कर रही हैं, या आपका एक परफेक्ट डिजाइन बनाने में आपकी जो बेस होगी, बेस, वो चीजें आपको समझना जरूरी है। अगर वो समझ आ जाती हैं तो फिर बाकी जो चीजें प्रैक्टिस की हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, समझ आती जाएंगी आपको। थीम इंस्टॉल हो गया जी, थीम को एक्टिवेट कर लें। पहले डैशबोर्ड पे तीन थीम मौजूद थे, अब हमने फोर्थ किया अब इसको इंस्टॉल। ठीक है ना, ये एक्टिवेट हो गया जी थीम। ठीक है, और वो बता भी रहा है कि जी आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। नहीं जी, अभी हम टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे, अभी हम खुद डिजाइन बनाएंगे जी। ठीक है, तो अब देखिए ये ऑप्शन आ गए ना, कस्टमाइज का, विजेट्स का, मेन्यू का, ये पहले नहीं थे जब हमने थीम को इंस्टॉल नहीं किया था। अब देखिए चार थीम हो गई हैं, एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा एक्टिव है। और ये आपकी वेबसाइट पहले ये थी 2024 के साथ, थीम चेंज किया, एक्टिवेट किया थीम हमने, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इसका डिजाइन भी चेंज हो जाएगा जी, क्योंकि हमने थीम चेंज किया है। देखिए चेंज होगा ना डिजाइन इसका। सिंपल हेडर है, फुटर है, और ये दरमियान में कंटेंट एरिया या पेज एरिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है जी एलिमेंटर इंस्टॉल करना, क्योंकि हमने इस वेबसाइट को एलिमेंटर के साथ डिजाइन करना है, एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ बनाना है। तो उसके लिए आप आ जाए प्लगइन्स में। अब देखना,
जब हमें किसी प्लगइन की जरूरत होगी तभी वो प्लगइन हम यूज करेंगे। समझ आ रही है ना? ऐसे नहीं होता है एक लिस्ट बना दूं मैं आपको कि ये 15 प्लगइन आपने लाजमी सुबह दोपहर शाम आपने लेने हैं जी। ऐसा काम नहीं होगा। प्लगइन जो है तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको प्लगइन्स की जरूरत होती है। अब मुझे जरूरत पड़ी है एलिमेंटर की, तो मैं प्लगइन सेक्शन में आया हूँ जी, ठीक है। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कैशे क्लियर करना है तो फिर मैं आके कैशे क्लियर का प्लगइन यूज कर लूंगा जी। तो इस तरह से जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी कि ये प्लगइन अब मैंने इंस्टॉल करने हैं, तो फिर ही मैं आके यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि प्लगइन्स जो हैं ये फंक्शनैलिटी है या फीचर्स हैं। तो जब कोई फीचर या कोई फंक्शनैलिटी सेट करना है वेबसाइट पे तभी हम प्लगइन की तरफ आएंगे ना। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन होती है समटाइम कि आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि प्लगइन्स की कोई लिस्ट होगी वो हमें लाजमी इंस्टॉल करने ही करने होंगे। ऐसा नहीं होता। जब आपको किसी प्लगइन की जरूरत पड़े कि अब मैंने ये वाला काम करना है, तो उस काम के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। प्लगइन लाइब्रेरी में आ जाए, यहाँ पे प्लगइन उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। इस तरह से है जी। हम एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी ये आ गया जी एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है ये, ठीक है, बाय elementor.com, और 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसकी। 3 वीक्स अगो इसकी लास्ट अपडेट आई है। जो अच्छे प्लगइन्स होते हैं उनकी, या अच्छे थीम या प्लगइन्स होते हैं उनकी, यही एक खूबसूरती होती है कि उनकी जो अपडेट्स होती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, वो ब्लॉक नहीं होते। ठीक है ना। हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले या महीना पहले उनकी अपडेट आपको मिलेगी, यानी कि वो लाजमी उनको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लें जी। इंस्टॉलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज़ रीड कर लें वो अच्छे होने चाहिए, और कंपैटिबल हो आपके लेटेस्ट वर्जन के साथ, और साथ साथ उसकी लास्ट अपडेट भी करीब ही हो, इतनी दूर ना हो। ये चीज़ें आप देख लिया करें जब आप कोई थीम या कोई प्लगइन इंस्टॉल करने जाएं तो, ठीक है ना। अगर एक प्लगइन ऐसा है जो साल हो गया उसकी अपडेट ही नहीं आई, इसका मतलब उसके पीछे जो काम करने वाले लोग थे जिन्होंने बनाया था वो उसको बना के छोड़ गए, भूल गए हैं। अब उसकी अपडेट नहीं आ रही, तो लिहाजा वो यूज़ करना गलत है, क्योंकि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर आप कह लें कि जो सिक्योरिटी रिस्क वो आपको आ जाता है, ठीक है ना। तो उस वजह से प्लगइन्स या थीम वो यूज़ करें जिनकी अपडेट्स साथ साथ आ रही हैं, मैक्सिमम महीना 2 महीने। मैं मायरा, मुझे होस्ट बनाइएगा काइंडली। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं टाइम हमारा, वैसे अब हो गया क्लास का। बस हम सिर्फ एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, हमारा टाइम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, बल्कि आप कह लें कि 5 to 6 मिनट्स हम ऊपर हो चुके हैं टाइम हमारे, ठीक है। बस ये इंस्टॉल हो जाए हमारा एलिमेंटर, और फिर हम इसे क्लोज करते हैं। बाकी काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। अपडेट फेल हो गई है इसकी। अच्छा, अपडेट फेल हो गई ना, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल पे सिलेक्ट करके, और अब फाइल कहाँ से लेनी है प्लगइन की, वो आप क्या करेंगे, wordpress.org से डाउनलोड करके ना, जो wordpress.org है वहाँ से आप वहाँ पे जाएंगे। एक्सटेंड का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेक्शन, प्लगइन्स पे जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता, वहाँ पे सॉरी इंस्टॉलेशन नहीं होती, वहाँ पे फेल आ जाता है, जैसे यहाँ पे फेल आ गया था, ये देखें अपडेट फेल का। तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड करके और सर्च कर लें एलिमेंटर। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। समझ आ गई ना? अपलोड कर लीजिएगा। ये आ गया है। इसको क्लिक करें, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसको फिर एक्टिवेट कर लीजिएगा जी। समझ आ गई है? चलें जी, ये कीजिएगा लाजमी, और अगर ना हो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। ओके जी, टाइम हमारा काफ़ी आज ऊपर हो गया है। अल्लाह हाफिज़।